अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और सुबह तालिबान जो है वो काबुल के गेट पर पहुंच गए थे। उन्होंने ये फैसला किया था कि वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, चूँकि काबुल जो है एक बड़ी आबादी वाला शहर है, किसी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे। साथ ही तालिबान ने आम मुआफ़ी का ऐलान भी किया था, बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन के लिए, दीगर अफराद के लिए उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया था, किसी किस्म का किसी से भी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब यह हुआ है कि अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है, जिसकी अब्दुल्ला ने तस्दीक भी कर दी है। वो ताजिकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं और अब उनके इस्तीफे का मामला जो है वो तय पाना है, चूँकि ये बताया जा रहा है कि जो ही अबूरी हुकूमत के हवाले से ऐलान होगा तो अशरफ गनी फौरी तौर पर इस्तीफा दे देंगे और उनके ताजिकिस्तान मुंतकिल होने के हवाले से अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी है, जो कि इस सारे मामले में वो नेगोशिएटर का एक रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये फैसला होना है कि किसने अबूरी सेटअप जो है वो संभालना, अबूरी गवर्नमेंट को संभालना है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है और आज वो काबुल के अंदर कुछ देर पहले दाखिल हो चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर। अब एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है अफगानिस्तान की सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान में अहम उनकी मुज़ाकरात होंगे, अहम डिस्कशंस होंगी अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। और मोहम्मद सादिक साहब ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें अहम रहनुमा है, जिनमें स्पीकर उलूसी जरगा अमीर रहमान रहमानी, सलाउद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी और उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली समेत अहम जो रहनुमा हैं अफगानिस्तान के, वो इसमें शामिल हैं। और मुख्तलिफ राब्ते हो रहे हैं अहम ममालिक के, पाकिस्तान के साथ भी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ रब्ता हुआ है, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। और अमरीका जो है वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों के महफूज इनखला और इसके साथ साथ जो उनके सफारतखाने का अमला है उससे महफूज तरीके से निकालने के हवाले से बेहतरीन जो उनकी कोशिश की जा रही है कि पुरअमन तरीके से उन्हें वहाँ से मुंतकिल कर लिया जाए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ अमरीका की बाज़ाब्ता एक डील हुई है कि उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। अमरीकी सफारतखाने का जो जितना भी रिकॉर्ड था, अहम हसास रिकॉर्ड था, वो सारे का सारा जो है वो तल्फ कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, ताकि किसी किस्म का किसी रिकॉर्ड किसी के हाथ ना लगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इसमें अहम डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि जो तुरखम बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस पर भी तालिबान ने अफगानिस्तान की साइड पर अपना झंडा लहरा दिया है। तो आज अमलन अफगान तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और एक दो रोज़ में इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा कि कौन इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका सरबराह कौन होगा। आज नाज़रीन हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल तश्कील दिया अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। उनसे हम तफसीली बात करेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, जो अंदरूनी अफगानिस्तान के हालात हैं और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, हमने किस तरह के इंतजाम किए हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अयाज वजीर साहब, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल नजम साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। लेफ्टिनेंट जनरल डॉ अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। और ताहिर खान साहब सीनियर साहब तजज़ियाकार प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अयाज वजीर साहब से, जो कि अफगानिस्तान के अंदर सर्व कर चुके हैं। अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो इतनी तेज़ी से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पर, आप इस डेवलपमेंट को, इस हैपनिंग को कैसे देख रहे हैं? तालिबान ने साबित कर लिया कि वो ताकत के बलबूते पे भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो काबुल को ताकत, अगर लड़ाई का इम्कान होता है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने अपना एक इमेज बना रखा है वो मेंटेन करना चाहेंगे कि दुनिया को गलत तासुर उनका न चला जाए। ठीक है, दुनिया को गलत तासुर ना चला जाए। अच्छा आदिल नजम साहब, एक ट्रेंड है, अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए अफ़गानिस्तान की, तो 1996 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो नहीं नज़र आई थी। इसी तरह से जिस रफ्तार से आज हम देख रहे हैं तालिबान एक के बाद एक शहर फतह करते जा रहे हैं, मुज़ामत नहीं थी तब भी। फिर जब 2001 में नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से तालिबान से इलाके छीनने शुरू किए उन्होंने अमरीकी फोर्सेस की मदद से, तो उस वक्त भी रेजिस्टेंस नहीं आई थी। बाद में जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, उन्होंने बाद में जाके गोरिल्ला वारफेयर जो है उन्होंने अटैक्स करना शुरू किए थे। इस मरतबा भी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस अभी जब तालिबान कंट्रोल सारा ले लेते हैं उसके बाद मुज़ामत शुरू होगी, जिस तरह हमने पहले 2 अदवार में देखा है? इस वक्त जो है ना सिर्फ खानजंगी जंग हो रही है, इस वक्त बहुत सी सियासत भी हो रही है, इस वक्त जो है बहुत सी रीअलाइनमेंट्स भी हो रही हैं।
अगर हमें कहीं नज़र आता है कि जो है कोई लोकल वॉरलॉर्ड कह लें, गवर्नर कह लें, फौज कह लें, वो मुज़ाहमत के बगैर जो है हथियार डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ हथियार डालना नहीं होता, वो एक तरह की नेगोशिएशन होती है। और तारीख हमें यही सिखाती है कि जब हम बड़ी बड़ी जंगों की बात करते हैं तो उसमें हर वक्त जंग नहीं हो रही होती, उसमें एक रीअलाइनमेंट हो रही होती है, उससे नई फोर्सेस आ रही होती हैं। तो इन अ वे जो पहले भी आज साहब ने भी कहा कि ये सब कुछ इज हैपनिंग मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड अभी हुआ है, आपको यही उम्मीद करनी चाहिए या तवक्को रखनी चाहिए कि आगे भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो जिसका इस वक्त हम अंदाजा नहीं कर सकते। सिर्फ इसको लेके एक्सट्रैपोलेट कर देना मेरे ख्याल में गलत होगा। जनरल साहब, आप चूँकि फ़ौज में सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अगर अफ़गानिस्तान की आर्मी को देखा जाए तो इस पे काफ़ी एक बड़ा सरमाया $830 बिलियन जो है वो खर्च किए, 2 डिकेड्स लग गए उनकी ट्रेनिंग पे, उनको खड़ा करने पे एक आर्मी को। लेकिन वो एकदम से पत्तों की तरह वो फ़ौज जो है वो बिखरना शुरू हो गई। अफ़गान आर्मी जो है तालिबान के सामने हथियार डालना शुरू हो गई, मोराल उनका बिल्कुल जो है वो डाउन है। क्या आपको इसके फैक्टर लगते हैं? ये भी कहा जाता है कि वहाँ करप्शन बड़ी ज़्यादा थी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे वहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है कि इतना बड़ा सरमाया लगा के एक फ़ौज जो है वो तालिबान के आगे नहीं खड़ी हो सकी, टिक ही नहीं सकी? देखिए, इसके 3-4 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि आर्मी वो कामयाब होती है जिसके पीछे वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक जो है वो उसके पीछे खड़ी हो। यहाँ पब्लिक इस हुकूमत से, इनकी करप्शन की वजह से वो काफी सारी मुतनफर हो चुकी हुई थी। सो अवाम उस दिफा के लिए खड़े नहीं हो रहे जो जिसके लिए फौज को जरूरत है कि उनके पीछे वो। दूसरा जो इशू है वो ये है कि जिन इलाकों में इन्होंने फौज रखी है, जैसे नॉर्थ में कुंदूज है या और शहर हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मज़ार शरीफ वगैरह की, यहाँ पे ट्रुप्स थोड़े थे, ये सोच के कि शायद ये इतने काफी हैं यहाँ के दिफा के लिए, तो बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने 10 शहरों के ऊपर की थी, जिनमें काबुल के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो ट्रुप्स बाहर दूर दराज नॉर्थ में डिप्लॉयड थे, इन्होंने जब ये देखा कि उनको पीछे से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकती, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें बिला वजह यहाँ मारे जाने में कोई फायदा नहीं, बेहतर यह है कि आप सरेंडर कर दें या दाएं बाएं निकल जाए। तो ये फैक्टर भी रहा। फिर फौज की जो नफरी, हम 3.5 लाख की बात करते हैं, बहुत कुछ यहाँ इसमें घोस्ट सोल्जर्स भी मौजूद हैं। करप्शन की वजह से तनख्वाहें दी जाती हैं, कई लोग वहाँ कागज पे मौजूद हैं लेकिन वैसे नहीं। और आखिरी फैक्टर ये है कि बहुत सारी जगहों पे तालिबान इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे इनकी आर्मी में, जहाँ के सिंपथाइजर्स मौजूद थे तालिबान के लिए, और वो अंदर से डिमोरलाइज करते थे इन लोगों को, जो एक्चुअल फौज है या उनके जो लोग थे वहां पे ड्यूटियों पे, उनको डिमोरलाइज करते थे कि हमारे लिए बेहतर है कि हम सरेंडर करें बजाय लड़ने के। तो तालिबान की अपनी इंग्रेस जो है इनटू द आर्मी, वो भी बड़ी इफेक्टिव थी। आपने कई दफा देखा, पहले भी अमेरिकन को होते हुए भी इनसाइडर्स के हमले होते रहे, लेकिन अब तो वो उनका एक इम्पैक्ट बड़ा वाज़े नजर आना शुरू हो गया। तो इस वजह से ये एक वेल ट्रेन्ड आर्मी होने के बावजूद, एक वेल इक्विप्ड आर्मी होने के बावजूद, इसकी ये कमजोरियां जो बड़ी वाज़े थी वो सामने आज आ गई, और आप देख रहे हैं कि ये कोलैप्स कर गया सिस्टम था। बिल्कुल, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम। सही है। ताहिर खान साहब, अब ये एक वैक्यूम है, एक खला 20 साल बाद अमेरिका इस खत्ते के अंदर छोड़ के जा रहा है, इसमें पूरा खिता तो ज़ाहिर उससे मुतासिर हो गई होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आप क्या देख रहे हैं कि फौरी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए किस तरह के मसाइल जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ सकते हैं, और हमारी जो तैयारी है उनसे निपटने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, क्या हम अपने आप को महफूज समझें, यहाँ पे लोग उन खतरात से हम बच जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल तो जनरल साहब के लिए ज़रा फिट था, लेकिन चलो आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ। क्योंकि आपकी बड़ी नज़र है सारे के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर ओवरऑल खिते की जो सूरत हाल बन रही है। बहरहाल खैर, मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस, और जो एक TTP का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मज़ीद सीरियस होगा, क्योंकि पहले से नाराज़ लोग भी आ गए उस तरफ। लेकिन तालिबान का, अफ़गान तालिबान का इम्तिहान भी है, क्योंकि जो 4 नुकात है दोहा मुआहिदे के, जो सबसे पहले है इनखिला, और दूसरी है गारंटी तालिबान की ज़मानत।
ज़मानत किस चीज़ की कि अफ़गानिस्तान किसी के इस्तेमाल नहीं हो खिलाफ, जो अमेरिका तो चला गया, ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। 2600 किलोमीटर बॉर्डर हमारा है, बिल्कुल, तो हम उससे मुतासिर होंगे। और ये जो लोग आते जाते हैं ना, ये उनको पता है कि कहाँ से जाना है। फेंसिंग तो हो गई है, लेकिन कुछ रास्ते उनको पता होता है, और ये अब से नहीं है, ये 40 सालों से हैं जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ेंगे, और अब हमारे लोगों का भी इम्तिहान है कि वो किस तरीके से और ज़रूर यहाँ तो एक एहसास तो होगा, वो तैयारी भी होगी। बिल्कुल, तालिबान सबसे पहले शुमाल पे चले गए, जो नॉन पश्तून एरिया है, बिल्कुल, जो कभी उनका घड़ी नहीं रहा, जो जान उज़्बक का है, मार्शल दोस्तम का है, दोस्तम तुर्की से आकर काबुल चला गया, बिल्कुल, तो अब शिवरगान में उसके घर में तालिबान बैठ गए हैं, बिल्कुल। बदख्शान जमीयत इस्लामी अफगानिस्तान का गढ़ है, ताजिकों का है, बिल्कुल। सदर रब्बानी साहब मरहूम, और फिर अभी सराउद्दीन रब्बानी वो सरबराह तकसीम भी हो गई है, तो तालिबान वहाँ बैठ गए हैं, बिल्कुल। फिर और भी सूबे हैं, तखार है, और फिर अगर आप सदर्न अफगानिस्तान तो सारा उनके पास सदर्न में छोड़े, सदर्न तो पश्तून है ना, सदर्न छोड़े, वेस्ट में चले जाओ, फरा, हेरात और निमरोज। निमरोज के गवर्नर ने खुद छोड़ा, उनसे कहा मुझे जाने दो, चला गया। अब तालिबान की एक अच्छी ये पॉलिसी भी है, जो सरेंडर कर रहा है उसको कुछ नहीं, उसको से पैसे दे रहे। इस्माइल खान चंद दिन पहले निकला हेरात के साबिक गवर्नर, और फिर बड़ी उसको वायरल होगी उसकी वीडियोस कि सब 90 साल बुजुर्ग, 80 साल बुजुर्ग, लेकिन वो आज मिल गया उसको। रिपोर्ट्स ये भी थी कि शायद वो जाने वाला था हेलीकॉप्टर में, लेकिन पहुंची। बहरहाल तालिबान ने उसको आज बड़े उसके साथ, तो ये एक अच्छी अलामत है, क्योंकि तालिबान को ये महसूस भी होना चाहिए कि जो कौमी लीडर है सही, उसके पीछे लोग ज़रूर हैं। वो तो ठीक है, हालात तब्दील हो रहे, तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, और मेरे ख्याल में अभी से इस पर सोचना भी चाहिए। ठीक, अच्छा, इस पे अयाज वज़ीर साहब, ये जो वैक्यूम हम देख रहे हैं, इस वैक्यूम से कौन फ़ायदा उठा सकता है ज़्यादा? इस खिते के अंदर वो ताकतें जो किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहती हैं पाकिस्तान को लेकर पर्टिकुलरली। अब ये जो हमने देखा कि ट्राइका प्लस, ट्राइका एक्सटेंडेड और ट्राइका प्लस में जो इंडिया को ऐड किया गया है, ये एक बड़ा पाकिस्तान को काफ़ी इस पर ज़्यादा तशवीश है पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया को यहाँ पे स्टेक होल्डर बनाना। ज़ाहिर है इसके ज़्यादा नेगेटिव असरात तो पाकिस्तान के ऊपर ही आएंगे। जिस तरह से इंडिया ने पहले भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए, जितने भी उनके मकासद थे पाकिस्तान के अंदर, वो सारे अफगानिस्तान के थ्रू वो करते रहे। तो तालिबान जो है वो इंडिया को उस तरह की स्पेस देंगे जिस तरह की पहले वहाँ पे NDS के थ्रू उन्हें मिलती रही है? अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करना इसलिए मुश्किल होगा कि जिन मुल्कों का या जिन लोगों का अफगानिस्तान के अंदर अमन के अंदर इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, वो फिर उसको अमन में रहने नहीं देंगे। जैसे अभी आपकी बात हुई थी नजम साहब से, पहले भी होता रहा। अफगानिस्तान के अंदर आना बहुत आसान है, अफगानिस्तान से निकलना खैरियत से बड़ा मुश्किल है। आने को तो वो आपको आने दे लेते हैं, लेकिन जमने नहीं देते। जब आप जमने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं से कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मुझे डर ये है कि वही जो 90 वाला शुमाली इत्तेहाद और तालिबान का किस्सा था, वो फिर दोबारा रिपीट ना हो। एक तो ये खदशा है। दूसरा खदशा ये है कि इस रीजन में अमेरिका और चीन का बहुत गहरा इंटरेस्ट, बहुत गहरा ताल्लुक है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को खाली नहीं किया, उन्होंने सिपाही वापस बुला लिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को अबंडन नहीं कर रहे, अफगानिस्तान को हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर वो छोड़ दे इस तरह तो फिर तो चीन को सिल्वर प्लेटर पे अफगानिस्तान मिल गया। चीन का हमारे साथ जो सीपेक प्रोजेक्ट है BRI का, वो कामयाब हो जाएगा, जिसको किसी सूरत में भी अमेरिका कामयाब होने नहीं देगा और न हिंदुस्तान उसको कामयाब होने देगा। तो अब अगर सीपेक को डिरेल करना है और चीन को कंटेन करना है, तो उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर में अमन नहीं देखता। अफगानिस्तान में बदअमनी हो तो ये दो मकासद या हासिल किए जा सकते हैं या इसको डिरेल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें आइंदा के लिए चीन भी गहरी तरह दो कि चीन नहीं चाहेगा। चीन का रिकॉर्ड है अभी तक वो मिलिटरी किसी मुल्क में इन्वॉल्व नहीं हुआ है,
लेकिन यहाँ पे उसका गहरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा अगर अमेरिका ताकत के बलबूते पे बमबारी के जरिए किसी और जरिए से, या जैसे पहले था शुमाली इत्तेहाद, इस तरह कोई और इत्तेहाद बना के मसला खड़ा करता है, तो उसका इलाज फिर चीन भी जाहिर बात है किसी तरह ढूंढेगा और फिर उसमें लड़ाई होगी या मरेंगे यही अफगानी और पाकिस्तानी। तो मसला इधर खासा गंभीर है, अल्लाह करे खैरियत से हल हो जाए। आदिल साहब, एक तो बताइएगा कि अमेरिका के अंदर सेंटिमेंट ओवरऑल क्या है वहाँ पे, जो अपोजिशन की वहाँ पे जो उनके सेनेटर्स हैं, मैं उनके बड़े सख्त बयान देख रहा था कि कुछ लोग तो इसे सिक्वल कह रहे थे जो वियतनाम से अमेरिकी इनखला था 1975 का, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे रिलेट की जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे सेंटिमेंट क्या है इस एकदम से इनखला के फैसले पे? खुश हैं लोग के जान छूटी यहाँ से हम निकले, या फिर वहाँ पे एक वो शिकस्त वाला जो एक एलिमेंट जो है, विड्रॉल वाला, सरेंडर करने वाला, उस तरह की कोई सेंटिमेंट वहाँ पे पाई जाते हैं लोगों में? समर, मेरे ख्याल में ये बात समझने वाली है, और आपका अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, बहुत शुक्रिया। कि देखिए, हम अगर समझते हैं ना कि पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है या दूसरी दुनिया में कन्फ्यूजन है अफगानिस्तान के बारे में, तो अमेरिका में महा कन्फ्यूजन। ये सोचना कि अमेरिका ने को पता है कि वो क्या कर रहा है, आई थिंक हम कह लिए एक फैसला जरूर हो गया, या ये सोचना कि उनकी कोई बहुत लंबी चाल है, कोई इसके पीछे बहुत बड़ी एक चाल है, ये वो अमेरिका नहीं है जो 10 साल या 20 साल पहले वाला। बिल्कुल। इस वक्त अमेरिका में एक कंफ्यूजन है। जो आपने रिएक्शन का पूछा, उसके दो बड़े मुख्तसर जवाब है। पहला ये है कि ज्यादातर अमेरिका जो है उसकी अपनी मुश्किलात इतनी है कि फिक्र ही नहीं है। अगर आप यहाँ खबरें सुने तो जिस तरह हर वक्त हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यू वुड एक्सपेक्ट कि जो मुल्क इतने 19 साल के बाद, इस पैसे के बाद, इस जानी नुकसान के बाद, इस पॉलिटिकल नुकसान के बाद निकल रहा है, वहां ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अमेरिका की अपनी सियासत मुस्तशिर है। और दूसरी बात मुख्तसरन बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अमेरिका में भी ये जो वन पेज है, ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिकन पॉलिसी वन पेज पे नहीं है। अमेरिका में बहुत से ऐसे हॉक्स हैं जो नहीं निकलना चाहते थे। बिल्कुल। और अमूमन वो तबका है, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है जो नहीं निकलना चाहता था, जो अब बात करता है कभी बेस के लिहाज से, कभी एरियल उसके लिहाज से। बाइडन साहब जो हैं, उनके पास इतने मसाइल हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है एज सदर कि यार मैं तो जा, हाथ धो और निकल जाओ, अफगानिस्तान जाने, अफगानी जाने। लेकिन दैट डजंट मीन कि पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, टाइम की, एनर्जी की, लाइफ की, पैसे की, फौज की, वो एकदम स्विच ऑफ कर देगी। सो अमेरिका में भी हमें जो है ये सोचना कि उनके पास एक क्लियर पाथ है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिकन सियासत का भी एक हिस्सा है। और जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। खुसूसन ऑपोजिशन बाइडन पे उंगलियां उठा रही है कि यार तुमने हमारे साथ वो किया जो वियतनाम में हुआ, कि ये उसी लेवल की एक शिकस्त है। तो ये कहानी अमेरिका से गायब होने वाली नहीं है। ये उनकी सियासत का, उनकी तारीख का, उनकी गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। जनरल साहब, ये बताएं मुझे कि अमेरिका के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि ये गारंटी, जिस तरह ताहिर खान साहब ने भी जिक्र किया था कि गारंटी तो ले ली गई तालिबान से कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो किसी के खिलाफ वाला बयान है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए महदूद है या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये अप्लाई करता है? चूँकि TTP एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज जो है वो बन सकती है, और हमें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि कल को अफगान तालिबान जो है इसे प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म का चेक रखने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। ज़ाहिर है मुफादात जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ, बहुत सारे लैंड लॉक कंट्री है। नहीं, ये सबके लिए है और उसकी वर्डिंग देखें तो पता लग जाता है। लेकिन चीज ये है, अमेरिका का जो हम बात अभी हम कर रहे थे, देखें अमेरिका ने प्रोसीड किस तरह किया है। तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट किया, तालिबान को उन्होंने कहा कि जी हुकूमत से बात करें, उन्होंने कहा हम अशरफ गनी को नहीं मानते। अमेरिका ने अशरफ गनी को बुला दिया, मुज़ाकरात किए, अशरफ गनी रिडंडेंट, उसको शामिल नहीं किया। उसके ऊपर से बाला कैदियों के तबादले भी, ये वो सारा कुछ तय किया, और वो कुछ तय किया जिसका अमल भी उन्होंने अशरफ गनी से करवाना। फिर उन्होंने जो गारंटी मांगी कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं किसी के खिलाफ होगी, वो तालिबान से मांगी, अशरफ गनी से नहीं मांगी। बिल्कुल। यानी उन्होंने ये नहीं सोचा, ये उनके जहन में ये था कि अब अशरफ गनी अथॉरिटी नहीं यहाँ पे होगा, अल्टीमेटली तालिबान ही होंगे, ये वरना गारंटी वो उससे मांगते कि जी ठीक है आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, गवर्नमेंट शेयरिंग हो जाएगी, अशरफ गनी गारंटी दे। लेकिन वो तो गारंटी उन्होंने मांगी तालिबान से।
तो वो उनको अंदाजा था कि अब तालिबान यहाँ के हाकिम होंगे। बाकी जो कहते हैं कि जनाब वो अगर ताकत के बलबूते पे हुआ या ये हुआ वो हुआ तो हम नहीं करेंगे, ये भी सारी चीजें हल हो जाएंगी। देखने की बात यह है कि अमेरिका के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी असल चीज ये है कि क्या अब वो स्ट्रक्चर जो अमेरिका पीछे छोड़ के गया था वो कायम रह सकता है? वो नहीं रह सकता। तालिबान जो है उन्होंने जो गारंटीज दी हुई हैं वो उस पर कायम रहेंगे। पहली बात आप ध्यान में रखिए कि तालिबान ने ये कहते हैं कि जी शहरों पे हमला नहीं करना था, ये नहीं वो नहीं। तालिबान ने कभी ये गारंटी दी थी? तालिबान को जब जंग बंदी का कहा उन्होंने कहा जी हमने ये नहीं करना। उनके हाथ में एक ही कार्ड था कि जंग लड़नी है और तभी प्रेशर आएगा दूसरों के ऊपर, वरना तो जंग बंद हो गई, सारे अमन से बैठ जाएंगे आराम से, फिर तालिबान की बात ही कोई नहीं सुनेगा। तो जंग तो उन्हें बंद नहीं करनी थी। ये दूसरों को उजलत होनी चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए था कि उनके पास एक अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तालिबान तो जंग लड़ रहे हैं, हमें इतनी जल्दी जाके तो बातचीत करके कुछ हल निकालना चाहिए। अब यहाँ पे अमेरिका की नीयत देखिए, हम बार बार दुनिया को कहते रहे कि अशरफ गनी एक स्पॉइलर है, भारत एक स्पॉइलर है, ये कहीं पांव नहीं लगने देंगे आप लोगों के, लेकिन अमेरिका ने नहीं रोका। अमेरिका प्रमोट करता रहा भारत को और अशरफ गनी को टॉलरेट करता रहा, बावजूद इसके को उसको रिडंडेंट कर दिया हुआ था, उसको जीरो किया हुआ था, लेकिन उसको हटाया नहीं। नतीजा ये हुआ कि स्पॉइलर जो है वो पूरी तरह हावी हो गया और उन्होंने पूरा सिस्टम स्पॉइल करके रख दिया। स्पॉइलर्स के हाथ में ही अमेरिका दे के जा रहा है सारा कुछ। ताहिर खान साहब, ये लेकिन अब स्पॉइलर्स के लिए मसाइल होंगे। जो अयाज साहब बात कर रहे थे वो बड़ी दुरुस्त है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो ये कि अगर तालिबान ने जो कहते हैं वो अगर उसके मुताबिक वो गए तो हो सकता है कि काबुल पे कब्जा करने से पहले या काबुल पे कब्जा कर लेने के बाद, कब्जा करने के बाद वो फिर मुज़ाकरात करें और वो कहें कि हुकूमत न्यूट्रल अभी रखी जाए और मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो फिर हम हुकूमत बनाएं वो जो सबको कबूल हो। लेकिन वो चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो वो अपनी ज्यादातर चीजें मनवा लेंगे, लेकिन लोगों को और लोगों को इंक्लूड कर लेंगे। उससे अफगानिस्तान में अमन की पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन अगर तालिबान ने अकेले हुकूमत करने की कोशिश की तो नॉर्दर्न अलायंस लाजमन भारत के हत्थे चढ़ेगी और वो एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहां तालिबान हुक्मरान तो होंगे लेकिन उनकी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर रिट नहीं होगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे पॉकेट्स रहेंगी दहशतगर्दों की। पाकिस्तान में टीटीपी काम करती रहेगी क्योंकि भारत सपोर्ट करेगा। ये वो चीज है जो पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि पुरअमन अफगानिस्तान तभी होगा जब ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, जब सारे स्टेक होल्डर उसको मानेंगे, उसके अंदर शामिल होंगे, फिर आपकी रिट होगी पूरे अफगानिस्तान को। लेकिन अगर आपकी रिट नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर तो फिर तो दहशतगर्दी होनी है वहां से। तो ये तालिबान को सोचना होगा कि जो उन्होंने गारंटी दी हुई है उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या वो अकेले कर सकते हैं, जो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अल्टीमेटली मेरा अंदाजा है कि वो बातचीत की तरफ आएंगे और फिर दूसरे लोगों को शामिल करके वो एक ऐसी गवर्नमेंट बना लेंगे जो पूरे मुल्क के ऊपर अपनी रिट कायम कर सके। सही है। अच्छा, हमें इन असरात से कैसे बचना है? अफगानिस्तान के अंदर से किस तरह के मजीद चैलेंजेस हो सकते हैं? क्या जो बड़ी ताकतें हैं वो फिर से अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार अपनी रन करती रहेंगी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के थ्रू, और उसके खिते पे क्या असरात होंगे? इस पर बात होगी मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। एक बड़ी डिबेट होती है बड़ी कि तालिबान अभी तो बहुत सारी गारंटीज़ दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, हम अब मॉडरेट हो गए हैं, इस तरह की बातें बड़ी हो रही हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं मुकम्मल इनखला का, उसके बाद फिर से काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद दोबारा से वही रिप्रेशन, वही पुराना दौर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर फिर से आ जाएगा? ताहिर खान साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? क्या वाकईतन तालिबान बदल चुके हैं, मॉडरेट हो चुके हैं, या फिर ये सिर्फ उस वक्त तक किया जा रहा है इस तरह का, ये सिर्फ दिखावा है कि जब तक पूरा कंट्रोल नहीं मिल जाता अपने आप को मॉडरेट पेश करो, जो ही कंट्रोल मिले तो दोबारा वही जो पुराना एक उनका जो अंदाज है हुक्मरानी का उसी पे वो आ जाएंगे दोबारा से? कुछ तब्दील तो हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। जब 1996 में अंदर गए काबुल के तो पहले यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में गए और वहाँ से डॉक्टर नजीब को निकाल कर उसको फांसी दी, उसके भाई समेत। जब मज़ारी शरीफ गए तो ईरानी कौंसलेट पे हमला हुआ और 11 उसमें ईरानी उनकी जान ली गई। एक सहाफ़ी थे, 10 डिप्लोमेट थे। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है। इस्माइल खान सरेंडर हुए और उसने
वो साथ कुछ नहीं कहा उसने। बिल्कुल। निमरोज के गवर्नर ने कहा हमें जाने दे, जाने दिया, सामने गुजर के गए, उनके किसी ने रोका गुजरने दिया, कुछ नहीं कहा उनको। कुछ शुरू में 1-2 वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, वो जो एक कॉमेडियन को मारा और बाद में 2 लोगों को फांसी दी, लेकिन वो तब्दील है। और उनको ये एहसास भी होगा कि अगर टीटीपी वहाँ से ऑपरेट करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हाँ, ये जो एक बात आपने पूछी थी ना कि वो एग्रीमेंट में किया है, एग्रीमेंट में अल्फाज ये है, द यूनाइटेड स्टेट्स इट्स अलाइज इन एनी अदर कंट्री, तो तरजीह वो एक तरतीब से पहले अमेरिका, उसके बाद अमेरिका है ना, तो वो लेकिन तालिबान को ये एहसास इसलिए होगा कि तालिबान ने अगर रिकग्निशन अपनी मांगनी है, लोगों से ताल्लुकात बनाने हैं, और हर मुल्क, और पाकिस्तान तो बड़ा हसास है, पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है, लेकिन एक चीज़ है कि वो जो एक पुराना ताल्लुक है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। वो एक जो इनका अपना एक सोच है। टीटीपी कब बनी थी? टीटीपी 2007 में बनी, 1994 में मुल्ला उमर ने वो बना दी, तालिबान बनाई, तो हमारे लिए तो उससे मुतासिर हुए। और ये अफगान तालिबान के उस वक्त उनके मेहमान होते थे, पाकिस्तानी उस वक्त तालिबान नहीं बनी थी। बिल्कुल मुझे याद है मुल्ला उमर, मुल्ला दादुल्ला जब मारे गए थे तो उसके भाई ने कुछ तालिबान को पकड़ा था और फिर उसको मारो, उन पर शक था कि उन्होंने हमारे भाई के जासूसी की थी, क्यों, और वो वज़ीरिस्तान से गया था। तो मुल्ला उमर का ऑडियो मैंने खुद सुने, पढ़ा है अभी उसको, उसने उस वक्त बैतुल्लाह से कहा था कि इसको मंसूर दादुल्ला को आप पनाह ना दे, ये बंदा। तो एक वो पुराना ताल्लुक वो ख़त्म नहीं होगा। एक और बात, ये अलकायदा के बारे में बड़ा कहा जाता है, तो मैंने एक अलकायदा जो उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी चीफ जिसको कहते हैं डॉक्टर अमीन को, मैंने एक दिन व्हाट्सएप पे पूछा कि अलकायदा वाले मान लेंगे तालिबान की बात? उन्होंने कहा ज़रूर मानेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि तालिबान, क्योंकि ये जो टीटीपी और फलां ये तो उनको एक विक्ट्री कहते हैं ना तालिबान के अमेरिका के साथ मुआहिदे को, तो वो मानेंगे। और वो ऐसे एक और बात भी है कि मसला अलकायदा के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, अलकायदा उस तरह नहीं रही कि जनाब वो किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो तालिबान अगर इनको नहीं रोकेंगे तो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी भी होगी और पाकिस्तान उस पर खामोश तो नहीं रहेगा। अच्छा, ये आदिल नजम साहब, ये जो पाकिस्तान की तरफ से भी जुमे के रोज़ हमारे जो मुशीर कौमी सलामती हैं मोइज़ यूसुफ साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि हम सिर्फ अमेरिका से वजाहत चाहते हैं कि वो ख़ित्ते में पाकिस्तान को अकेला या तन्हा नहीं छोड़ देगा, यानी कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हालात होते हैं, जो भी खराबी होती है, बिगाड़ आता है, उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। क्या लग रहा आपको कि अमेरिका की, जिस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का बयान भी था कि हम यहाँ से सिर्फ अफवाज निकाल रहे हैं, विड्रॉल नहीं कर रहे, तो क्या लग रहा आपको किस तरह की प्रेजेंस यहाँ पे यूएस की रहेगी? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल में वो जो एनएसए का बयान है वो इसी हवाले से है कि ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान में क्या होगा, लेकिन अमेरिका का क्या पोजीशन होगी। पहले भी जिक्र हुआ कि ऐसा ये वैसा विड्रॉल नहीं है जैसा सोवियत यूनियन का था। अमेरिका के इंटरेस्ट हैं और उनको वो अब किस तरह संभालेंगे, और जो भी हुकूमत बनती है, इसकी बने उसकी बने मखलूत बने, उसमें जो भी खिचड़ी पकती है उसके साथ अमेरिका के क्या ताल्लुकात होंगे। तो मेरे ख्याल में अनकरीब जो है, जो दोहा में लिखा गया वो कम इम्पोर्टेंट रह जाएगा, और जो एक नया डायनामिक बनेगा बिटवीन अमेरिका और जो भी कुव्वतें अफगानिस्तान के जिस भी हिस्से में हैं, ये मैं बड़े स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो दैट विल डिफाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और उसमें मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को ये भी देखना है कि पाकिस्तान पे एक तो हमारी जो है ना पुष्ट पे टारगेट का निशान बना हुआ है। दुनिया में जब भी कोई चाहेगा कि कसूरवार किसी को ठहराए, चाहे वो गनी साहब हो चाहे अमेरिका हो, तो पाकिस्तान सबसे पहले नजर आएगा। और उसकी वजह भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे हमारे खिलाफ हैं, उसकी वजह है, तारीखी वजह भी है, हम आसान टारगेट भी हैं, बहुत से लोग और बहुत सी कुव्वतें ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करनी चाहिए। तो एक तो मेरे ख्याल में उससे इनोकुलेट करना है। दूसरा, मैं एक बात कह दूं कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि ये ना लगे, और ये सच्चे लिहाज से ना लगे कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह तालिबान का स्पोक्स पर्सन है या तालिबान के करीब है, क्योंकि आप पे जो नाम लगेगा वो यही लगेगा। तालिबान हमारे सगे नहीं है, ये वही है ना जिन्होंने आपके स्कूल पे पेशावर पे हमला किया, ये वही है जिसने मलाला को मारा। तो ये जो इम्प्रेशन है एक ग्लोबल कि समहाउ जनाब तालिबान जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा धब्बा है। इन अ वे पाकिस्तान हैज टू मूव टू एन अफगानिस्तान पॉलिसी एज अपोज टू अ तालिबान पॉलिसी। ये आसान नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख है, लेकिन पाकिस्तान की अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी इस क्राइसिस में ये है कि अपनी पॉलिसी जो हम इस वक्त कह रहे हैं कि जी हमारा कोई चहीता नहीं है,
लेकिन दुनिया हमारी उस बात को पूरी तरह से नहीं मान रही। वी हैव टू से इट कंसिस्टेंटली एंड वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट, क्योंकि इन मेनी वेज अगर पाकिस्तान में सर वो डेमोन्स्ट्रेट हम कैसे कर सकते हैं? हम तो यानी कि बयान तो हमारी तरफ से पॉलिसी तो है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट हमने कैसे करना है? बार बार बात और दुनिया को ये कह के कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं। हमने ये फैसला नहीं किया कि हम इसके साथ, अगर ये आ गया तो हम यूं करेंगे, वो आ गया यूं करेंगे। हम वो करेंगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ करेंगे। हम कभी कभार हम अपनी एक स्पेशलनेस दिखाते हैं, मेरे ख्याल में वो बैकफायर कर जाती है। बिल्कुल सही। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अफगानिस्तान में कौन है, चाहे गनी साहब हो, चाहे प्रो इंडिया हो। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो। एंड अनस्टेबल अफगानिस्तान, इवन अगर उसमें सो कॉल्ड इस्लामाबाद दोस्त गवर्नमेंट है, इज वर्स फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, इवन एंड पाकिस्तान। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो भी हुकूमत है वो स्टेबल होनी चाहिए। जनरल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे? मैं एक चीज आपसे बात करूं। देखिए, सारी गेम यहाँ पे भारत के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अमेरिका की, ये वो सब कुछ है, ये चाइना की कंटेनमेंट के लिए है। अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाता है तो फायदा किसको पहुंचता है? अमेरिका तो चला गया, बिल्कुल, फायदा चाइना को पहुंचेगा। तो क्या अमेरिका ये सारी मेहनत उसके लिए कर रहा है कि चाइना को फायदा पहुंचे? बिल्कुल। ये सारी तगोदौ जो है, अमेरिका जो कुछ जबानी कह रहा है, अगर मैं उस पर पूरी तरह यकीन कर लूं तो मुझे यूं लगता है कि यहाँ अमेरिका चाइना के इत्तेहादी के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि चाइना यहाँ पे उसको मिले। लेकिन ऐसा है नहीं। अमेरिका बार बार भारत को क्यों घुसाता है यहाँ पे बातचीत के लिए? ट्राइका प्लस के अंदर भी भारत को घुसा दिया। अमेरिका जिस तरह निकला है बगैर कुछ माहिदा कराए हुए, अगर वो चाहते तो करवा सकते थे। अशरफ गनी उनके टुकड़ों पे पल रहा था, उसको प्रेशराइज कर सकते थे कि जाओ जाके बात करो। 1.5-2 साल गुजार दिए, उन्होंने बात नहीं की, करनी उससे की ना, उन्होंने उसको मजबूर किया। तो ये कहना सिर्फ कि तालिबान ये वो नहीं, ये अमेरिका की अपनी भी गालिबन पॉलिसी है और चीजें खुल जाएंगी कि ये जगह स्टेबल ना हो। ये स्टेबलाइज हो गई तो चाइना ही खुलेगा और किसी को फायदा चाइना को होगा और किसी को नहीं होगा। तो पहला इशू तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो बहुत ज्यादा तालिबान की फेवर में है। इसलिए नहीं कि तालिबान की आइडियोलॉजी हमें पसंद है, इसलिए नहीं कि तालिबान के साथ हमारे को रवाबत है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की नाक के नीचे 20 साल अशरफ गनी की गवर्नमेंट और हामिद करज़ई की हुकूमत हमें नाक चने चबवाए। हमारे यहां जो टेररिज्म हुआ है, जितने झूठे इल्जामात लगे हैं, जितना सेपरेटिज्म प्रमोट किया गया बलूचिस्तान में, ये सब इन्हीं की करतूत थी। अब वो हम कैसे उसको भुला के तो अवाम को क्या कहें, क्या मुंह दिखाएं कि हम तालिबान को धक्का मारते हैं जी, तालिबान को लात मार के परे करते हैं जी? ये नहीं होगा। अल्टीमेटली मेरा अपना अंदाजा है कि ये तालिबान को हम ये तो कह सकेंगे और सारी दुनिया भी कहेगी कि जनाब मिलके बातचीत करें ताकि आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बना लें। ठीक है, आपकी हुक्मरानी होगी, आपका होगा, लेकिन ये कोई नहीं कर सकेगा कि अमेरिका चाहता है तो लिहाजा तालिबान को एक तरफ कर दे। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें चाइना भी एक लीड रोल प्ले करेगा। चाइना ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर चुका उनके साथ कि उसको गारंटी वगैरह इंडिपेंडेंट चाइना को वो दे के आए। तो ये मुख्तलिफ है कि अमेरिका कहता कुछ है, अंदर कुछ और हो रहा है। मेरी ये सोच है। बड़ी अहम बात की आपने जनरल साहब। अयाज वजीर साहब, कोई भी क्राइसिस हो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र किया था आदिल नजम साहब ने। आपको क्या लग रहा है कि इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जो खुली हैं अभी? देखिए, पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी, अब भी है, आइंदा भी रहेगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इसके अलावा के इमीडिएट नेबर है। बहुत सारे वजूहात की वजह से एक दूसरे के साथ गोया जैसे एक मुल्क है, या वो क्या कहते हैं, एक जान दो काले वाली बात है। ये अलग बात है कि हम नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उसी तरह एक दूसरे के करीब भी बड़े जल्दी आ सकते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हमेशा की तरह हमेशा वो कोशिश करते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह
अगर ये कंट्रीब्यूट कर सके कि वहाँ अमन आ जाए, वहाँ तस्फिये में कोई रोल प्ले कर सके, अगर दोनों तरफ इनको कबूल हो, तो मल्टीलेटरल फोरम पे तो हम लगे हैं, बायलेटरल फोरम पे भी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत लगी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अवाम के फोरम पे भी, वहाँ भी अवाम है, यहाँ भी अवाम है, इनका आपस में बहुत ही एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक है अवाम के अंदर, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों एक यंगस्टर स्टूडेंट टाइप जर्नलिस्ट, उनकी डेलीगेशन आई थी, वज़ीर आज़म साहब से मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, तो उनका बड़ा अच्छा तासुर हुआ, वापस चले गए तो कई चीजें जो उनके ऊपर यहाँ आके क्लियर हो गई थी वहाँ उन्होंने बात कर ली। बहरहाल अब वो तो लंबी लॉन्ग टर्म की बात है, अभी शॉर्ट टर्म की बात यह है कि पाकिस्तान हर फोरम पे अफगानिस्तान के अंदर ये रोल अगर प्ले कर सकता है कि तालिबान और अफगान हुकूमत इनका कोई तरीका निकाल सके। ठीक है, चले इसी पर हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इंटरनली हमें इस वक्त क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो पॉलिसी जो सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में हो बल्कि पूरे रीजन के मुफाद में हो। लेकिन ऑब्वियसली हमने सबसे पहले अपना पाकिस्तान का फ़ायदा देखना है कि हमें क्या सूट करता है। ग्लोबल ताकतें जो हैं, आलमी ताकतें हैं, उनका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुफाद को सबसे आगे रखना है। वो मुफाद क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल की कि इस बिगड़ती सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें सूट क्या करता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आदिल नजम साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्लीज़ ऐड कर दें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश ही होगी बहुत मुद्दबाना तरीके से कि देखें, जस्ट बिकॉज गनी साहब जो हैं वो बहुत एंटी पाकिस्तान थे, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन कई बार दुश्मन ही होता है, और तालिबान जो है वो पाकिस्तान का दोस्त एज सच ना पहले था ना अब है। दुश्मन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त होना जो है वो अफगानी है, और इसलिए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी हमारे लिए अच्छी है, चाहे किसी और के लिए हो या ना हो। देखिए, अमेरिका बड़ा मुल्क है और दूर का मुल्क है, उसने कुट खाई और उसने फैसला किया अच्छा यार मैं जा रहा हूं। सही किया गलत किया, अपने मुफाद के लिए किया, यकीनन अपने मुफाद के लिए किया, लेकिन आप और मैं तो नहीं जा सकते ना यार, हम तो ज्योग्राफिया नहीं तब्दील कर सकते। तो हमारा जो डायनामिक है वो आज के 5 साल 4 साल का नहीं हो सकता। अफगानिस्तान आपका हमसाया था, अफगानिस्तान आपका हमसाया रहेगा। अपॉर्चुनिटी अगर होती है और पाकिस्तान को ये सोचना है कि यार मैंने हमेशा इस मुल्क का हमसाया रहना है, 70 साल की हमारी एक तारीख है ऑफ डिफिकल्ट रिलेशंस विद अफगानिस्तान, क्या मैं उस तारीख को बदल सकता हूँ? नॉट बाय सेइंग कि जी हम किसी को इंस्टॉल कर देंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोशिश भी नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा कोशिश। पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मूवमेंट में अगर कुछ हो सकता है तो हम इस लॉन्ग टर्म वाइटल रिलेशनशिप को, बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशन में सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, लेकिन वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बड़ी छोटी चीज है वो, बिल्कुल हमारे जो उनसे जो मुंसलिक है वो तो तारीख है, और ना सिर्फ तारीख है, हमारा मुस्तकबिल है। So I think that is why हमें long term strategic relationship with Afghanistan and Afghani people, that has to be बिल्कुल, ये people centric, यानी कि अफगानी people। ये समर अब्बास जी, ये समर अब्बास एक सर, देखिए बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान की पॉलिसी है वो तो यही है जो आदिल नजम साहब कह रहे हैं, और हमने ये कहा कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हमने यही कहा कि हम किसी की कोई सालिसी नहीं करेंगे, आप खुद फैसला करें, जो फैसला करें हमें कबूल होगा। हम चाहते हैं कि ये स्टेबल हों, हम ये चाहते हैं कि हमें जो कनेक्टिविटी हमारी जो हम चाहते हैं सेंट्रल एशिया तक वो जाए, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आपके मेरे चाहने से अमेरिका बदल जाएगा? इस खित्ते में अमेरिका के क्या 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 उसके इंटरेस्ट हैं? क्या इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का नंबर 1 एनिमी है, अमेरिका का वो नंबर 1 इत्तेहादी है आज। चाइना जो उसका दुश्मन जिसको वो आज गर्दान रहा है, वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप एक ऑपोजिट कैंप में खड़े हैं, चुनाचे आपकी ख्वाहिशात या आपकी तसल्लियों के लिए अमेरिका यहां काम नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें सुनने को कुछ मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है
कि जो हम सुन रहे हैं अमेरिका से या किसी और से वो दुरुस्त हो। हमारे चाहने के बावजूद कि ये हम कोई दखल नहीं दे रहे अफगानिस्तान, हम कहते हैं कि ये खुद फैसला करें, हमें वो कबूल होगा जो भी ये फैसला करें। ठीक है, ये हुकूमत की पॉलिसी है, शुमार दफा स्टेट की है। चले, लेकिन अगर कल को सुपर पावर चाहे कि ये डिस्टेबलाइज रहे ये खिता, ठीक है, और इंडिया को घुसाते रहे उसमें जिसका ताल्लुक नहीं है वहां पे, तो आप क्या करेंगे? चले ताहिर खान साहब, अब तो यूएन एजेंसीज भी कह रही हैं कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने बॉर्डर्स खोल दें मुहाजिरीन के लिए। ये चैलेंज भी हमारे लिए है, दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान के मुफाद को अगर देखा जाए, हमें क्या सूट करता है, हमें क्या करना चाहिए? देखकर तालिबान अगर कंट्रोल करते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज भी होगा। ये जो अभी स्पेन बोल्दक और चमन का उन्होंने अपनी साइड से बंद कर दिया था, बिल्कुल, तो तालिबान को सोचना भी पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अगर बॉर्डर में कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर एक ग्रुप वहाँ आता है बॉर्डर पे तो कुछ स्टेप तो लेने पड़ेंगे, लेकिन तालिबान ने रिएक्ट करके फ़ौरन बंद कर दिया। बाद में उसको फील हुआ कि उनका फैसला गलत था, लेकिन वो हो गया। इसी तरह चीज़ों का इम्कान मुस्तकबिल में हो सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान, जिस तरह मुल्ला उमर के वक्त में भी पाकिस्तानी डेलीगेशन जब जाता था कंदहार कि आप ये ना करो वो ना करो, दुनिया, उस वक्त नहीं माना किसी ने। अब वो तालिबान जो उस वक्त मौजूद थे, काफ़ी तो उस वक्त नहीं रहे, कंट्रोल था काफ़ी। अभी कहते हैं कि वो पाकिस्तान वाली तजावीज़ दुरुस्त थी, क्योंकि बाद में क्या हुआ, तालिबान की हुकूमत तो आ गई, लेकिन तो लिहाजा हमारे लिए भी मसले थोड़े से, लेकिन एहतियात करनी पड़ेगी। ये जो बॉर्डर का जिक्र है, पाकिस्तान और क्या कर सकता है? अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान ने 1.5 लाख वीज़े दिए, 1.5 लाख 2 महीनों में, माफ़ कीजिएगा। इंडिया ने मज़ार शरीफ में भी कॉन्सुलेट बंद किया, इंडिया ने कंदहार में बंद किया, पाकिस्तान ने किसी जगह बंद नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के लिए जो माहौल वहाँ है, जो बनाया गया है पाकिस्तान के हवाले से, गलत जो नैरेटिव वहाँ पर प्रमोट किया गया है, आज भी सफ़ीर ने कहा, बिल्कुल पाकिस्तानी सफ़ीर ने, कि हमारे कौंसलेट तमाम काम कर रहे हैं और वीज़े भी दे रहे हैं। सिर्फ वो ऐसे ही है ताहिर खान साहब, जिस तरह आपने बात की कि इस वक्त अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उनकी जितनी ट्रेड है उसमें मेजर जो है वो हमारी तुर्खम से हो रही है, और वो हमने जैसे भी हालात हैं वो बंद नहीं की, ट्रेड जो है वो चल रही है, अभी चल रही है, ट्रेड चल रही है। वहाँ इतनी ज़्यादा जो खाने पीने की अशिया आती जाती हैं वहाँ पे, वो सारी पाकिस्तान के थ्रू ही वहाँ पे दिलचस्प बात ये आ जा रही है। वहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया से हमारे ताल्लुकात बंद है ना, बिल्कुल सब ट्रेड, लेकिन हमने ट्रांजिट ट्रेड हमने बंद नहीं की, बिल्कुल। लेकिन उनको नहीं, अफगान अपना सामान लेकर के वो आगा ऐसे ही तक भी जारी है उनकी ट्रांजिट ट्रेड जारी है, बिल्कुल। और नाज़रीन, क्विकली मैं इस पर भी कमेंट करता चलूँ कि जो इस वक्त अफगान बॉर्डर पर 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर जो इंतजाम हैं उस पर मैंने विजिट भी किया था, हमने एक प्रोग्राम भी किया था वहाँ से 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें हमने दिखाया था कि जिस तरह के इंतजाम इस वक्त जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन पे हैं कि जो भी बंदा वहाँ से अगर मुहाजिरीन को अलाउ करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिर्फ उन क्रॉसिंग पॉइंट्स के थ्रू ही लोग आ सकेंगे। और अगर ये जो खदशा है किसी के जहन में कि वहाँ से टेररिस्ट जो टीटीपी के या दीगर करदम तंजीमों के भाग के अफगानिस्तान में चले गए थे वो वापस आ सकते हैं, तो उसके लिए VMS वहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू तमाम लोगों की का डाटा मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई वहाँ पे किया जाएगा, फिर इस तरफ अलाउ किया जाएगा। जो भी मशकूक लोग हैं उनका डाटा बैंक का वहाँ पे VMS में वो आइडेंटिफाई वहाँ पे हो सकते हैं। और एक प्रॉपर एक सिस्टम हमने देखा फेंसिंग का, जिसके साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ कैमराज लगा के उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 90% बॉर्डर जो है वो सील किया जा चुका है अफगानिस्तान के साथ। बड़ा एक बरवक्त फैसला था हमारी क़यादत का, अस्करी क़यादत का, ये जो हमने अफगान बॉर्डर सील किया, आज उसके फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जो भी है, हमें अपने मुल्क के मुफाद को देखते हुए अफगानिस्तान के हवाले से बेहतर फैसले आइंदा भी करना होगा। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।